बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर के सभी कंफ्यूज हैं। राजनीतिक विश्लेषक उनके बयानों का जब तक मतलब समझते हैं उसका दूसरा बयान सामने आ जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के समारोह में राष्ट्रपति की मौजूदगी में उन्होंने मनमोहन सरकार की जमकर आलोचना की तो मोदी सरकार की तारीफ भी कर दी। अभी इसके मतलब निकाले ही जा रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने की बात कह दी। अब इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। रही बात लोकतंत्र में किसी को उत्तराधिकारी बनाना किसी का बस का नहीं है। चाहकर भी बहुत से नेता अपनी गद्दी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं सौंप सके। नीतीश कुमार भी इतनी जल्दी अपनी गद्दी छोड़कर तेजस्वी को नहीं देने वाले। जब तक केंद्र में उनके लिए कुछ काम नहीं मिल जाए, चुनावों के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिर भी नीतीश कुमार अगर अपने उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये 6 मुद्दे ऐसे हैं जिसके चलते नीतीश को तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित करने में ही भलाई नजर आ रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को मिली सीटों के आधार को माने तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। 2010 के चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जेडीयू को बम्पर सीटें मिली करीब 115। 2015 में बीजेपी और जेडीयू अलग हो गए। इस बार पार्टी को केवल 71 सीटें ही मिली। 2020 आते आते जेडीयू की सीटें और भी कम हो गईं और ये 44 पर पहुंच गया। साल 2020 में बीजेपी की मेहरबानी पर सीएम बने नीतीश कुमार शुरू से ही दबाव में रहे। जल्द ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर के आरजेडी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। पर जनता सब देख और समझ रही है। यही कारण है कि राज्य में पिछले 3 उपचुनाव में जेडीयू को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। 2 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई तो मोकामा की सीट आरजेडी को मिली। वो भी सीट अनंत सिंह की अपनी सीट है। अनंत सिंह खुद हो या उनका परिवार, इस सीट से वो निर्दलीय भी जीतते नहीं हैं। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अब उनकी राजनीति प्रदेश में खत्म होने के कगार पर है, इसलिए आगे की राजनीति के लिए कोई और विकल्प तलाशना होगा। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा बहुत काम करता नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के लोगों में ही इसको लेकर के असंतोष पैदा हो गया है। जाति सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगर हिस्सेदारी की बात होने लगी तो नीतीश कुमार के कोर वोटरों को ही परेशानी बढ़ जाएगी। अभी से ही अति पिछड़ी जातियों के लोगों में टिकट की डिमांड बढ़ती जा रही है, पर जीत का आधार केवल जाति की संख्या ही नहीं होती है। यह नीतीश कुमार से बेहतर और कौन जानता है। फिलहाल जाति के आंकड़े के हिसाब से लालू यादव का MY समीकरण बिहार में सबसे ताकतवर है। ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की उम्मीद में है। नीतीश कुमार लगातार जो है जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी और टीएमसी आदि का रुख है, उसके चलते केंद्र में नीतीश कुमार जैसे एक नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भविष्य में इंडिया गठबंधन के बिना विपक्ष का काम नहीं चलने वाला। विधानसभा चुनाव के समय में ये नेता भले ही लड़ ले झगड़ ले, पर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एक होगा, तभी एनडीए गठबंधन को चुनौती देने में सक्षम हो सकेगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के परिवार में कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, न ही नीतीश कुमार ने ऐसी कोई कोशिश ही की है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। बेटे निशांत इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और उनकी रुचि राजनीति में बिल्कुल भी नहीं नजर आती। नीतीश कुमार के एक भाई हैं, वो किसानी करते हैं। नीतीश की 3 बहनें हैं, मगर उनके घर से कोई भी राजनीति में नहीं आया है। इस तरह नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार और रिश्तेदारों को अपने नाम पर राजनीति करने नहीं दिया। में नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाकर के धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मसीहा बनने का एक बड़ा मौका है। अगर नीतीश कुमार इसको कर पाने में कामयाब होते हैं तो देश की सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करके विदाई ले सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव उनका अंतिम सक्रिय राजनीतिक तौर पर चुनाव हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि राजनीति से उनकी विदाई सम्मानित तरीके से हो। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार जो हैं क्या कदम उठाते हैं। क्या तेजस्वी को कुर्सी सौंप देंगे या फिर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पूरा होने और से चुनावी नतीजे आने का इंतजार करते हैं। न्यूज 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।